जो लोग सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी बैकफुट पर आएंगे, ऐसे लोगों को सीएम योगी ने गलत साबित कर दिया। नतीजों के बाद तो सीएम योगी के एक्शन और बढ़ गए और वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ तो बाबा का बुलडोजर टॉप गियर में है और आज आजम खान के महल तक पहुंच गया, तो दूसरी तरफ हाथरस भगदड़ मामले को लेकर भी सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लेकर सबकी बोलती बंद कर दी। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस घटना को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और अपनी जांच रिपोर्ट में एसआईटी ने घटना को लेकर क्या क्या बताया है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही सीएम योगी कैसे तुरंत एक्शन में आ गए। हाथरस में मची भगदड़ के लिए लापरवाही बरतने के आरोप में 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें उस सिकंदरा राव के एसडीएम का नाम भी शामिल है। सिकंदरा राव इलाके में ही सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी। एसडीएम के अलावा इलाके के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर, थानाध्यक्ष, तहसीलदार और उस इलाके में पड़ने वाली 2 पुलिस चौकियों के प्रभारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक यह कहा जा रहा था कि प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आप यह देखिए कि जांच की गई, जांच रिपोर्ट आई और जिस की लापरवाही का पता चला रिपोर्ट में, उस पर तुरंत एक्शन लिया सीएम योगी। यानी किसी के कहने पर एक्शन नहीं होगा, पहले जांच होगी और उसमें जिसका दोष दिखेगा उस पर एक्शन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हाथरस हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते बाद कोई तगड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी हादसे की जानकारी मिलने के बाद से लगातार एक्टिव है। हादसे के तुरंत बाद उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को मौके के लिए रवाना किया था। अगले दिन सीएम योगी खुद हाथरस पहुंच गए और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। हादसे में मारे गए लोगों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया था। इसके साथ ही हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट कहा जा रहा है कि सीएम योगी को सौंप दी है। एसआईटी ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2 जुलाई को भगदड़ मचने के बाद और 3 और 5 जुलाई को घटना वाली जगह का दौरा किया। जांच के दौरान एसआईटी ने 125 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए लोग, चश्मदीद और दूसरे लोग शामिल हैं। इसके अलावा एसआईटी ने भगदड़ से जुड़े वीडियो और तस्वीरों को भी जांच में शामिल किया। सूत्रों के मुताबिक सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट में एसआईटी ने 9 बड़े निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष यह निकला कि चश्मदीद गवाहों और दूसरे सबूतों के आधार पर हादसे के लिए कार्यक्रम के आयोजक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। दूसरा यह कि अब तक हुई जांच और कार्रवाई के आधार पर हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हादसे की गहराई से जांच की जरूरत है। तीसरा यह कि कार्यक्रम के आयोजक और तहसील स्तर पर पुलिस और प्रशासन दोषी थे। तहसील स्तर तक के अधिकारियों ने लापरवाही की। चौथा यह कि बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए आयोजन की अनुमति दी गई। सीनियर अधिकारियों को आयोजन के बारे में नहीं बताया गया। पांचवा यह कि स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। छठा यह कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली, अनुमति के लिए लागू शर्तों को पालन नहीं किया और तय लिमिट से ज्यादा लोगों को आयोजन में शामिल किया गया। सातवां निष्कर्ष यह कि आयोजन समिति से जुड़े लोग भगदड़ के दोषी पाए गए हैं। जिन लोगों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जोड़ा गया, उनसे अव्यवस्था फैली। आठवां निष्कर्ष, आयोजन समिति के लोगों ने पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया। स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम वाली जगह पर निरीक्षण करने से रोकने की कोशिश हुई। और 9वां निष्कर्ष यह कि सत्संग करने वाले यानी भोले बाबा और भीड़ को बिना सुरक्षा इंतजामों के आपस में मिलने की छूट दी गई। भारी भीड़ होने के बावजूद बैरिकेडिंग नहीं की गई। हादसा होने पर आयोजन समिति के लोग घटनास्थल से भाग गए। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में सत्संग करने वाले बाबा नारायण साकार हरि की भूमिका का कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर जिन अफसरों पर गाज गिरी है, उन पर क्या आरोप लगे हैं, यह भी सुनिए। जैसे रविंद्र कुमार एसडीएम सिकंदरा राव, आरोप है कि सत्संग में 80 लोगों की परमिशन दी, 80,000 की, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, मौके पर मौजूद थे ये, लेकिन इतनी भीड़ बढ़ती गई और उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर भी ना खुद कोई कदम उठाया, ना ही सीनियर अफसरों को जानकारी दी। आयोजकों से भी भीड़ को कंट्रोल करने पर कोई बात नहीं। आनंद कुमार सीओ सिकंदरा राव, उन पर आरोप है कि लोकल इंटेलिजेंस ने भीड़ बढ़ने का इनपुट दिया था, फिर भी सिर्फ एक थाने की फोर्स को तैनात किया। आयोजकों से भी भीड़ और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर कोई बात नहीं की। सीनियर अफसरों को जानकारी देकर फोर्स भी नहीं बढ़ाई। सुशील कुमार तहसीलदार, इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थे। कार्यक्रम या भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया, कार्यक्रम के दौरान एक्टिव नहीं रहे। आशीष कुमार थानाध्यक्ष सिकंदरा राव, इनके थाने के इलाके में इतना बड़ा सत्संग का कार्यक्रम था, लेकिन इन्होंने आयोजकों से बात तक नहीं की। भीड़ कई गुना बढ़ने के बाद भी ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर कोई पहल नहीं की। सीनियर अफसरों को भी देर से जानकारी दी। मनवीर सिंह चौकी इंचार्ज, कचौरा कार्यक्रम में इनकी ड्यूटी लगी थी।
लेकिन सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, ना आयोजकों से बात की और ना ही सीनियर अफसरों को अलर्ट किया। ब्रिजेश पांडे चौकी इंचार्ज पूरा कार्यक्रम में ड्यूटी लगी थी, लेकिन एक्टिव भूमिका नहीं निभाई, ना ही आयोजकों से बात की। भीड़ बढ़ती देख कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं किया। यानी एक एक अधिकारी, एक एक व्यक्ति प्रशासन से जुड़ा हुआ जिसकी जिम्मेदारी है, वो नप गया बॉस। एक तरफ एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है, तो दूसरी तरफ सत्संग का आयोजन करने वाले बाबा नारायण साकार हरि के सेवादारों की भी धरपकड़ जारी है। पुलिस अब तक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत 11 सेवादारों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वालों को हादसे का जिम्मेदार बताया है और हाथरस में 2 जुलाई को जिस सत्संग में भगदड़ मची, उसका आयोजन बाबा के सेवादारों ने ही किया था। एसआईटी ने भले ही घटना के 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि सीएम योगी ने यह अंदेशा घटना के अगले ही दिन यानी 3 जुलाई को हाथरस का दौरा करने के बाद हादसे के पीछे साजिश की आशंका जता दी थी। हादसे के बाद सीएम योगी ने क्या कहा था वो भी याद दिलाता हूं, फिर बताऊंगा कैसे सीएम योगी ने ठान लिया कि हाथरस हादसे का सच सामने लाकर रहे। इस प्रकार की घटना तो एक हादसा नहीं होता, अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। यानी सिर्फ साजिश ही नहीं, सीएम योगी ये भी अंदाजा लगा चुके थे कि हाथरस हादसे का सच सामने लाने के लिए गहराई से जांच करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसका जिक्र एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है। हालांकि सीएम योगी पहले ही हाथरस हादसे की गहराई से जांच का इंतजाम कर चुके हैं। सीएम योगी के निर्देश पर बनाए गए न्यायिक आयोग ने हाथरस हादसे की जांच शुरू भी कर दी है और यह आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपने वाला है। सूत्रों के मुताबिक न्यायिक आयोग जिन 4 पॉइंट्स पर जांच करेगा, उनमें पहला यह है कि कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रशासन की तरफ से दी गई अनुमति और उसकी शर्तों का पालन किया या नहीं किया। दूसरा यह कि यह कोई दुर्घटना है या कोई साजिश या कोई सुनियोजित आपराधिक घटना। तीसरा यह कि प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान आई भीड़ को कंट्रोल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किया। और चौथा यह कि उन कारणों और परिस्थितियों का भी पता लगाना जिस कारण भगदड़ की स्थिति बनी। यानी एक तरफ सीएम योगी हाथरस हादसे का सच सामने लाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस हादसे में जान गंवाने वालों की मदद के लिए भी योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। हादसे के बाद योगी सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया और अब योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए मदद पहुंचाने का ऐलान किया है, प्लान तैयार किया है। सुनिए योगी। एक मुश्त धनराशि सरकार ने दी वो तो दी ही, इसके अलावा हर ऐसी योजना जिसके तहत मृतक परिवारों को या घायलों को हम लोग सहायता कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो आज समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों को मैंने बुलाया। 19 जिले प्रभावित हैं जहां पे मृतक परिवार हैं। हर घर पे हमारे अधिकारी जाएंगे, जाकर के सूची। इस रिजॉर्ट में हुए अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दे चुका था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज आजम खान के इस रिजॉर्ट के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया, जिसके लिए प्रशासन की टीम 3 बुलडोजर और भारी फोर्स लेकर रिजॉर्ट पहुंची। करीब 4 घंटे तक रिजॉर्ट के अवैध हिस्से को ढहाने का काम चलता रहा। पहले बुलडोजर की मदद से रिजॉर्ट के बाउंड्री वॉल को गिराया गया, इसके बाद रिजॉर्ट के दूसरे अवैध हिस्सों पर भी बुलडोजर चल गया। हालांकि आजम खान के इस रिजॉर्ट की देखरेख करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने नोटिस देने के बाद ना तो सामान हटाने का समय दिया और न ही अवैध हिस्से में किसी तरह की मार्किंग की गई। रिजॉर्ट के केयर टेकर को भी सुनिए, फिर आज आजम खान के इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने की वजह भी बताऊंगा। हटा रहे हैं, अपना दीवार हटा रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, कार्रवाई कर दी, हमने अपना सामान हटाना शुरू किया है। तो बिल्डिंग वगैरह भी इसके अलावा लेकिन खाली दीवार है, बिल्डिंग भी है, जो अभी उन्होंने नक्शा लगाई नहीं है, कि निशान लगाई नहीं है। आप देख लीजिए कहीं निशान लगाओ, हम लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ से तोड़ना है, कितना तोड़ना है, कोई निशान नहीं है। अब यह भी जान लीजिए कि रामपुर में आजम खान के रिजॉर्ट हमसफर पर कार्रवाई की शुरुआत हुई कैसे।
दरअसल 2019 में हमसफर रिजॉर्ट पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की जांच की और यह पता चला कि रिजॉर्ट बनाने के लिए करीब 400 स्क्वायर मीटर जमीन पर अवैध कब्जा हुआ। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और दोनों बेटों का नाम शामिल किया गया। 22 फरवरी 2021 को कोर्ट ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी कर दिया और इसी आदेश के तहत आज प्रशासन ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई पर रामपुर के डीएम ने क्या कहा है वो भी सुनिए। पर ये अवैध कब्जा था और उस पर जो आदेश हुआ था तहसीलदार कोर्ट से 22 फरवरी 2021 को हुआ था बेदखली का। इसके बाद इन लोगों ने जो क्षतिपूर्ति धनराशि है वो भी जमा कराई थी। इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने अवैध कब्जा माना था। 5,32,010 रुपये इन्होंने क्षतिपूर्ति धनराशि भी जमा कराई थी। उसी के तहत जब ये संज्ञान में आया था और जैसा आपको पता है कि हम लोग सरकारी भूमियों से कब्जे हटवा रहे हैं, उसी के तहत आज कार्रवाई की गई है। योगी आदित्यनाथ के